नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आपके और हमारे फेवरेट एक्सपर्ट पंकज मठपाल सर। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच स्वाति जी। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। आप बताइए, आपने बुलाया तो और भी अच्छा हो गया। अरे वाह। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले ये जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो शुरू करने के पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि आप बी वेल्दी को और पंकज मठपाल सर का भी चैनल है इन्हीं के नाम से, दोनों को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास जो ज्ञान की गंगा है वो लगातार बहती रहे और आप उसका फायदा उठाते रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज सवाल जवाब का सिलसिला। सत्या जी ने सवाल भेजा हुआ है, एक्स सर्विसमैन है, करीब 49.5 49.5 ईयर्स इनकी उम्र है। मंथली पेंशन है इनकी 32,000 की और इनके इनके घर में एक छोटा सा बेटा है 12 साल का। अभी तक का निवेश क्या है इनका? 9 लाख रुपए इन्होंने पोस्ट ऑफिस एनएससी में फरवरी 2024 में डाल दिया है। लॉक इन है 5 साल का। 4,000 और 2,000 की पोस्ट ऑफिस में आरडी चल रही है पिछले 6 साल से। 11,645 रुपए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी में हाफ ईयरली प्रीमियम है और ये पॉलिसी जो है वो पूरी हो रही है मार्च 28 में। अब ये म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम के थ्रू निवेश करना चाहते हैं। सर, एकदम नए नए हैं म्यूचुअल फंड के निवेशक, तो बहुत ही छोटी सी कम सी नॉलेज है इनके पास। सवाल क्या है? 8,000 की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, 3 से 4 फंड के नाम जानना चाहते हैं और किसमें कितना अमाउंट डाला जाए ये इनको जानना है। लिखा है कि मॉडरेट टू हाई रिस्क ले सकते हैं, ड्यूरेशन मिनिमम 10 साल। ये पहला सवाल है और दो तीन सवाल है इनके सर। देखिए, हालांकि सत्या जी ने कहा है कि 8 से 10 साल निवेश कर सकते हैं, हम्म। लेकिन साथ में समझना जरूरी है कि वो नए निवेशक हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में यदि एक्सपीरियंस अच्छा ना हो तो इन्वेस्टर्स लंबे समय तक निवेशित नहीं रह पाते हैं। तो सिर्फ ये बात के हिसाब से कि समय कितना है, उसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी होता है कि निवेशक को कितनी समझ है म्यूचुअल फंड के बारे में, साइकोलॉजिकली वो कितने तैयार है कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो पेशेंस रख सकें। तो इस बात को ध्यान रखते हुए मैं कहूंगा कि सत्या जी को इस वक्त पर शुरुआत में लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स और बैलेंस एडवांटेज फंड से शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद जब उन्हें थोड़ी सी और समझ हो जाए म्यूचुअल फंड्स के बारे में, थोड़ा सा वो उतार चढ़ाव को देख लें और बर्दाश्त कर लें, तो उसके बाद में फिर वो थोड़े से और बदलाव अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। तो इस वक्त के लिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड ये एक शामिल करें और दूसरा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। तो दो फंड्स के साथ में 4-4 हजार रुपए दोनों में निवेश करें, एसआईपी करें और आगे बढ़े। उसके बाद जैसे मैंने कहा, समय के साथ में पोर्टफोलियो में बदलाव किए जा सकते हैं। ओके, तो शुरुआत दो फंड के साथ और क्योंकि नए हैं इसीलिए जो सिलेक्शन ऑफ फंड सर ने बताए हैं उसके साथ जाएंगे। अगला इन्होंने कहा है कि और 10,000 की एसआईपी करना चाहते हैं 3 से 5 साल के लिए। तो बेसिकली अलग अलग गोल के लिए आई थिंक इन्होंने निवेश करने की सोची है। तो इस 10,000 को कैसे एलोकेट किया जाए? देखिए, अगेन 3 से 5 साल का समय जो है भी बहुत लंबा नहीं है। हम्म। और पहली बात, हालांकि 7-8 साल की जो बात कर रहे थे, 8-10 साल की बात, वहां पर समय था, लेकिन मैंने सिर्फ इसके लिए कि नए निवेशक है तो अपनी राय दी कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड। अब जब बात हो रही है 3 से 5 साल की, तो यहाँ पर एक चीज और जुड़ जाती है कि समय कम है। जी। तो अगेन आप बैलेंस एडवांटेज फंड में ही निवेश करें इस समय के लिए। हम्म। और यहाँ पर देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड में भी सभी फंड एक जैसे नहीं है, उनके अलग अलग मॉडल हैं। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो जो वैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करता है, प्राइस टू बुक रेशियो को, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड आपकी और थोड़ा प्रोटेक्टेड मानी जा सकती है। हम्म। तो मेरे हिसाब से 3 से 5 साल के नजरिए से अगेन एचडीएफसी में भी आप कर लें थोड़ा सा। अगर आप 10,000 कर रहे हैं, 5,000 उसमें और कर लें 3 से 5 साल के नजरिए से भी। और अलग से 5,000 रुपए आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में एसआईपी शुरू करें। ऑल राइट। 8 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सर। अच्छा, इस 8 लाख लमसम के लिए इन्होंने कोई निवेश की समय सीमा नहीं बताई है अपनी। उसके लिए फिर हम लोग कैसे रेकमेंड करेंगे कुछ इनको? अब ये तो जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो कि 2-3 साल के लिए, क्योंकि आजकल बाजार की तेजी को देखते हुए बहुत से निवेशक ऐसा चल मानकर चल रहे हैं कि पिछले एक साल में जैसे रिटर्न बने हैं, शायद एक अगले साल में भी ऐसा ही बना लेंगे।
तो शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, जो मैं बिल्कुल भी उसको अप्रूव नहीं करूंगा। मैं नहीं मानता कि 1 साल के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। हम्म। लेकिन हालांकि यहाँ पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, तो अगेन अगर आपका नजरिया 3 से 5 साल या उससे अधिक भी है, तो जो हम्म। फंड मैंने यहाँ पे रिकमेंड किए हैं, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड और दूसरा निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, उनमें ही आप निवेश करें। और यदि उससे कम समय के लिए कर रहे हैं, तो हम्म। एक कैटेगरी होती है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब वो कंसिडर की जा सकती है, ऐसे निवेशक जो 3 से 5 साल 2-3 साल भी कर रहे हो। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड इस बात को समझते हुए कि वहां पर भी एज पर सेबी मैंडेट 10% टू 25% एलोकेशन इक्विटी में होता है। यदि फंड्स के पोर्टफोलियो देखेंगे तो सभी का एलोकेशन करीब करीब 25% इस वक्त पर इक्विटी में है। तो 25% इक्विटी में है तो उतना रिस्क तो है ही ना, बट उतना रिस्क आप ले सकते हैं, तो ये कैटेगरी है, इसमें निवेश किया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी जो मुझे अच्छी लगती है और आपका नजरिया 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, वो है इक्विटी सेविंग्स फंड। तो इक्विटी सेविंग्स फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं, जहां पर इक्विटी आर्बिट्राज और डेट होता है। तो इसमें भी उतार चढ़ाव की संभावना कम रहेगी। लेकिन जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो समझ के चले थोड़ा जोखिम तो वहां पर होगा ही। आपको थोड़े बेहतर रिटर्न कर रहे हैं एफडी के मुकाबले, इसलिए आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं। बट फिर भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की संभावना ऐसे फंड में नहीं रहेगी। तो एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और दूसरा इक्विटी सेविंग्स फंड, ये 2 कैटेगरी है जिसमें आप निवेश कर सकते और सर दोनों में अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड में जाते हैं तो वहां पर टैक्सेशन जो होगा वो डेट का होगा, राइट? हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डेट का टैक्सेशन होगा, यानी कि यहाँ पर आपके स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स चुकाना है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए अंतर नहीं है। जी। और अगर आप इक्विटी सेविंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर 1 साल के बाद आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी कि इक्विटी 10% टैक्सेशन। के रेट से टैक्स एप्लीकेबल होता है, जो मेरे हिसाब से इक्विटी इसको टैक्स एफिशिएंट हम कह सकते हैं। ओके। अच्छा, ये भी जानना चाहते हैं कि जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में ये प्रीमियम भर रहे हैं सर, इनको अब रियलाइज हुआ है शायद कि ये बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देने वाला है। तो क्या अब, क्योंकि कुछ वक्त तो बिता चुके हैं पॉलिसी के साथ, क्या इसको रोक के पैसे को म्यूचुअल फंड की तरफ मोड़ा जाए या फिर कंटिन्यू किया जाए? 18 में शुरू किया था, 28 में इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी। देखिए, अब मैच्योरिटी काफी नजदीक है, चार चार साल साल बचे बचे। हैं। हम्म। तो उस हिसाब से आप ये सोचना है कि आपको कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है। अगर ये यूलिप है तो फिर ऐसे में आप पहले टर्म प्लान ले लें, क्योंकि यदि आपकी फैमिली डिपेंडेंट है आपके ऊपर तो टर्म प्लान जरूर लें। और उसके बाद में आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू होगी फंड वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। तब ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेडिशनल प्लान है तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैच्योरिटी के करीब है, और ऐसे में सरेंडर करना शायद फायदे वाली बात नहीं होगी, तब आप इसे कंटिन्यू रखें। ओके। आरडी के बारे में क्या राय है? वहां पर भी 4,000 6,000 की आरडी जा रही है इनकी। जानना चाहते हैं क्या उसको भी रोक के उस पैसे को डायरेक्शन बदल दिया जाए? बिल्कुल। हम्म। आरडी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरह से बहुत उचित है। देखिए, हम्म। आप एफडी में करते हैं तो उसका एक मकसद अलग होता है, पर आरडी आप 5 साल के लिए कर रहे हैं। तो अगर जी। 5 साल में आप एसआईपी करें और आपका रिस्क एपेटाइट कम भी है, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हो या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड हो या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड हो, किसी भी तरह से आरडी से बेहतर रिटर्न्स तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। जी। तो फिर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्कीम का चुनाव करें, लेकिन म्यूचुअल फंड में एसआईपी। ऑल राइट। और फंड्स के नाम आपने बहुत सारे 2 3 4 फंड्स के नाम तो बता ही दिए हैं। अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से आप ये तय कर ले सत्या जी कि आप किस फंड के साथ जाना चाहेंगे, किस तरह के फंड के साथ जाना चाहेंगे। अगला सवाल लेते हैं सिद्धार्थ मौर्य जी का। स्मॉल कैप में लार्जर एयूएम होने से लिक्विडिटी का इशू हो सकता है क्या? लाइक निपॉन स्मॉल कैप, बहुत ही पुराना फंड, बहुत ही अच्छा खासा बड़ा एयूएम, और अभी सेबी भी बहुत कंसर्न था इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। जिस तरह की चीजें चल रही थी, जिस तरह के उतार चढ़ाव थे, बेसिक उतार तो नहीं देखने को मिल रहा था, तो स्ट्रेस टेस्ट की बात हो गई। और हर फंड हाउस हर महीने अपना ये स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट भी पब्लिश करेगा, वो एम्फी की साइट पर आपको मिल जाएगी। सर, बेसिकली स्ट्रेस टेस्ट लिक्विडिटी को ही चेक करने के लिए किया जाता है, राइट? बिल्कुल।
कि तो यदि आपका पोर्टफोलियो आपको लिक्विडेट करना पड़ जाए, आपको मतलब म्यूचुअल फंड हाउस को म्यूचुअल फंड हाउस को। इतना रिडम्पशन आ जाए कि उन्हें अपना पोर्टफोलियो खाली करना पड़ जाए, तो हम्म। कितना टाइम लगेगा पोर्टफोलियो को 50% लिक्विडेट करने में, 25% लिक्विडेट करने में, तो जानकारी आपको दी जाती तो बेसिकली ये क्यों करते हैं? ये इसलिए कि अगर मान लीजिए कि रिडेम्पशन बड़ा आया या फिर बहुत सारे निवेशक पैसे निकाल रहे हैं, तो उस वक्त फंड हाउस को कितना वक्त लगेगा अपना पोर्टफोलियो से निकल के अपना स्टॉक्स जो है पोर्टफोलियो में उसको बेच के वो पैसे देने में? इज दिस वाई, मतलब ये पूरा फंडा है इसका? है। बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, मैं एक बात बताऊंगा कि सेबी ऐसा रेगुलेटर है जो कि हमेशा निवेशकों के हित के लिए सोचता है। तो करेक्ट। हमेशा बताया जाता है कि क्या रिस्क है। कई बार मैंने देखा है कि मेरे चैनल पे भी बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा, आप फिर ये क्यों बातें बताते हो बार बार, इसमें भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क है। क्योंकि यहाँ पर सेबी में जो बिलीव करते हैं और सेबी इटसेल्फ हमेशा ये बात मान के चलती है कि निवेशकों को रिस्क पता होना चाहिए। जी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी नौबत आएगी कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को अपना 50% पोर्टफोलियो खाली करना पड़ जाए, या किसी और फंड हाउस को ऐसा करना पड़ जाए। हम्म। लेकिन क्योंकि जब रिटर्न्स की बात करते हैं, तो फिर आप समझना जरूरी होता है कि रिस्क क्या है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिस्क मेजर करने के पहले भी बहुत सारे पैरामीटर हैं। हम हमेशा बीटा की बात करें, टेनर रेशियो और जेंशन रेशियो, हम इन सब की बातें करते हैं, शार्प रेशियो है। बट कितने निवेशक समझते हैं? बहुत से निवेशक अक्सर, मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस स्कीम ने पिछले कुछ समय में कंपेयर टू पीयर कितना रिटर्न दिया है, सबसे बेस्ट किसका है, इन बातों पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन रिस्क के जो पैरामीटर्स हैं उनमें एक पैरामीटर और ऐड कर दिया गया है कि हम्म। अगर ऐसी नौबत आती है हम्म। तो कितना समय लगेगा। बट मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है इस ओके। स्ट्रेस टेस्ट को लेकर, क्योंकि स्वाति जी, मेरी याददाश्त में सिर्फ 2008 के समय में एक फंड ऐसा हुआ था जहां पर बहुत रिडक्शन आया था, और बहुत छोटा फंड था, बहुत छोटा फंड हाउस था, और फंड मैनेजर की भी जो स्ट्रेटेजी थी वो भी थोड़ी सी ऐसी नहीं थी जिस पर बहुत भरोसा किया जा सकता था। बट अगर आप आज की बात करें, ठीक जी। है, और जिस हिसाब से रेगुलेशंस में बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं, तो एटलीस्ट जो आपने एग्जांपल दिया निपॉन इंडिया का, जहां पर मल्टीपल फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं स्कीम को, 200 से ज्यादा स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, एक किसी भी एक स्टॉक में जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी। तो ओके। बहुत बड़ा साइज होना फंड का मेरे हिसाब से ये क्राइटेरिया नहीं है कि फंड परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये प्रूव भी हो चुका है। अगर आप आज की बात छोड़िए, पिछले 2 साल की बात कर ले, तब भी निकॉन इंडिया का जो साइज है वो औरों से बड़ा था, लेकिन फिर भी रिटर्न्स तो बहुत अच्छे थे। हम्म। तो जब पहले भी किया है तो आगे उम्मीद कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि फंड का साइज बहुत बड़ा है, फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डाइवर्सिफाइड है, ज्यादा स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप में, तो मतलब बड़ा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। हम्म। इतने बड़े साइज के साथ अगर स्टॉक्स कम होते तो शायद थोड़ा सा हम कह सकते थे कि अप्रोच जो है बहुत कंजर्वेटिव कॉन्सेंट्रेटेड है। पर यहाँ पर तो बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, तो मेरे हिसाब से ऐसी दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दी। बड़ा एयूएम से लिक्विडिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऑल राइटी। निहारिका जी का सवाल है कि स्टेप अप एसआईपी के लिए मिनिमम कितने की एसआईपी करनी होती है? तो अगर आप 100 रुपए की भी एसआईपी कर रही हैं तो आप उसमें भी स्टेप अप कर सकते हैं, राइट? तो कोई ऐसा कोई बिल्कुल मिनिमम? सही बात है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्कीम है और कौन सा फंड हाउस है। अगर हम्म। वहां पर 100 रुपया मिनिमम अलाउड है तो आप उसमें भी स्टेप अप कर सकते हैं। जी। अगर मिनिमम 1000 रुपीज है कुछ स्कीम्स में, तो आपको 1000 से शुरुआत करनी पड़ेगी। बट ओके। ऐसा नहीं है कि मिनिमम। ओके। सुनील चौरसिया जी का सवाल है, इन्होंने अपने लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में, तो इनको क्लैरिटी है मोटे तौर पर, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं लार्ज कैप सेगमेंट को लेकर। वहां पर जानना चाहते हैं कि इंडेक्स के साथ जाएं या फिर एक्टिव फंड्स में। एक्टिव में आईसीआईसीआई ब्लू चिप और निप्पॉन लार्ज कैप को इन्होंने देखा है, या फिर ये सोच रहे हैं कि मैं लार्ज कैप में, इंडेक्स में ही आजकल फैक्टर इन्वेस्टिंग भी आ गया है, तो मैं मोमेंटम फंड ले लूं या और एक वैल्यू फंड ले लूं? किस तरीके से मैं सेलेक्ट करूं कि लार्ज कैप स्पेस में मुझे किसके साथ जाना चाहिए? इस क्वेश्चन में ना कई क्वेश्चन है। पहली बात आपने कहा निपॉन इंडिया और एक्सिस प्रूडेंशियल ब्लू चिप दोनों ही लार्ज कैप फंड्स अच्छे हैं। हम्म। दूसरी बात यह है कि एक्टिव या पैसिव, मैं कहूंगा कि स्कोप है कि पोर्टफोलियो में दोनों भी शामिल किए जा सकते हैं। एक्टिव और पैसिव दोनों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर छोटा पैसा करना है, आपको शुरुआत करनी है, तो आप पैसिव से कीजिए, वो बेहतर रहेगा। आप पैसिव में
भी बहुत सारी चॉइसेस हैं। एक प्लेन वैनिला, जो मतलब निफ्टी 50 की आप बात कर लीजिए, आप निफ्टी हम्म 100 की बात कीजिए। उसके बाद में फैक्टर इन्वेस्टिंग। हम्म फैक्टर इन्वेस्टिंग के अंदर जो आपने एग्जांपल दिया मोमेंटम का, उससे मैं नहीं कहूंगा कि उसमें करना चाहिए ओके। फिलहाल आपको, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि किसी इन्वेस्टर को पहले डाइवर्सिफाइड फंड से शुरुआत करनी चाहिए। फिर अगर आपको समझ है मार्केट की, थोड़ा पोर्शन पोर्टफोलियो का आप सेक्टोरल थीमेटिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। सेम एप्लीकेबल है फैक्टर के लिए। फैक्टर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर ब्रॉड बेस्ड इंडाइसिस को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी, जो भी फैक्टर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए किस समय पर ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बट आपके लिए मेरी राय है यहाँ पर सिंपल, आप फैक्टर है लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल है, इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तो ओके। आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में आप कर लें। और यहाँ पर मैंने कुछ दिनों पहले एक ये किया था कि किसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम है, और उस बेसिस पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड बेस्ट निकल कर आया है। जबकि वैसे तो देखेंगे तो इंडेक्स फंड के जो रिटर्न है ऑलमोस्ट सेम ही होनी चाहिए अपने इंडेक्स के आसपास, लेकिन ट्रैकिंग एरर आता है कुछ वजह से, एक्सपेंस रेशियो, कॉर्पोरेट एक्शन, कैश इन द पोर्टफोलियो। उस बात के आधार पर निकल कर आया कि आईसीआईसीआई निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स फंड का लास्ट 5 ईयर्स में भी और लास्ट 1 ईयर में भी ट्रैकिंग एरर सबसे कम रहा है। तो आप उससे कंसिडर कर सकते ऑलराइट। अगला सवाल रोशनी जी का, इनके पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। सारा निवेश पिछले 6-8 महीने में ही शुरू हुआ है। कुल एसआईपी अमाउंट जो जा रही है वो है 9,000 की। इसी में इन्होंने कुछ कुछ फंड्स में आईसीआईसीआई, पराग पारिक, एचडीएफसी मिड कैप, इसमें इन्होंने थोड़ा लमसम भी किया हुआ है। 5 लाख इनका एसजीबी में है, एफडी में 10 लाख है, और लिखा है 70 लाख इन्वेस्ट करना चाहती हैं। ओके। अपना हेल्थ इंश्योरेंस है और कोई लोन शोन नहीं है, तो वो टेकन केयर ऑफ। अब इनकी जो गोल्स हैं, 7 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए इनको 50 से 70 लाख रुपए चाहिए होंगे। 15 साल में 50 लाख और चाहिए होंगे बेटी की शादी के लिए, और 20 साल के बाद इनको 2 करोड़ चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। एसआईपी की अमाउंट कुछ महीनों में 6,000 से और बढ़ा सकती है। जानना ये चाहती हैं कि बेटी की जरूरतों के लिए और रिटायरमेंट के लिए क्या इनको अलग से पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है, या फिर जो इन्होंने बनाया है उसी को और निवेश करके उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। हैं। ये फंड्स बहुत अच्छे हैं और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ है। तो यहाँ पर बहुत सारे फंड्स इस तरह से तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। एसआईपी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं में आप बढ़ाइए, अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ चाहिए, वहां पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 70 लाख रुपीज अगर ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो वो गोल तो डेफिनेटली अचीव हो सकता है। और आगे जब पैसा बढ़ेगा तो रिटायरमेंट का गोल, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अमाउंट छोटा, टारगेट छोटा लिया हुआ है, वो हम्म थोड़ा बढ़ाना चाहिए। बट अदरवाइज तो ये बिल्कुल संभव है कि ये अचीव हो पाएगा। लेकिन जो 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, उसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए। उसकी एक वजह तो है कि समय 7 साल का है, तो यहाँ पर स्मॉल कैप में तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको ज्यादा एलोकेशन रखना चाहिए। ओके। दूसरी बात, ये यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि 8 से 10 महीने पहले ही शुरुआत की है, ऐसा आपने कहा। हम्म तो क्या होता है, इन्वेस्टर्स ने अगर अगर वो साइकिल नहीं देखी है, मार्केट में उतार चढ़ाव अच्छा नहीं देखा हुआ है, तो हम्म कई बार उस तरह से प्लान नहीं कर पाते हैं, और फिर जब मार्केट में भारी गिरावट आती है तो कई बार निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये 70 लाख के लिए आपको थोड़ी सी अप्रोच ऐसे रखनी चाहिए। आगे जैसा मैंने पहले सवाल के उत्तर में कहा था कि निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड्स में आप निवेश करें और घबराए नहीं। और एक साथ भले ही 70 लाख आपके पास में है, लेकिन इसे एक दिन में ना निवेश करके अगले 2 से 3 महीने में आप एसटीपी करें, और डेली एसटीपी करें। तो इस हिसाब से अगले 2 से 3 महीने, और इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा तब तक, तो उस हिसाब से आप इसे निवेश करें। और उसके बाद में निवेशित रहें। अगर थोड़ा करेक्शन भी आता है मार्केट में, क्योंकि रहेगा 7 साल में, देखिए ये ऐसा मार्केट है, कुछ ना कुछ रीजन दूसरा हो सकता है। कभी कोविड 19 हुआ, तो कभी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, अभी हाल ही में ईरान और इसराइल का छोटा सा एक ये दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी मार्केट में दबाव है। तो कहने का मतलब है, उदाहरण अलग अलग, रीजन अलग आते रहेंगे।
बट इक्विटी का नेचर है। तो आप थोड़ा सा जो 70 लाख की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा ये सुझाव है कि निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड लिया जा सकता है, यानी कि पैसिव फंड लार्ज कैप में, और साथ में बैलेंस फंड से ही आप शुरुआत करें, इन्हीं में निवेश। ओके, ऑल राइट। लेकिन गोल्स पूरे हो जाएंगे वो 70 लाख से, और प्लस जो इनकी एसआईपी है उससे इनके हाँ, आपने हालांकि कहा कि 2 करोड़ से बढ़ाइए थोड़ा, रिटायरमेंट गोल आपने उन्होंने कम रखा है, लेकिन ये अमाउंट इज सफिशिएंट, राइट? देखिए 70 लाख में उम्मीद कीजिए कि डबल तो आपका हो ही जाएगा 7-8 साल में। तो उसमें से आप विड्रॉ कर रहे हैं मान लीजिए 50 लाख रुपए, तो बाकी का जो पैसा है वो फिर ग्रो होगा, तो टाइम है आपके पास में, प्लस एसआईपी है। तो हाँ। डेफिनेटली 2 करोड़ रुपए की तो उम्मीद कर ही सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको उससे ज्यादा अच्छे रिटर्न मिले और ज्यादा पैसा बने। बट यह है कि आपको टारगेट 2 करोड़ नहीं और बढ़ाना चाहिए रिटायरमेंट के लिए, हम्म, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती हम्म, है। इसको हम्म। हमेशा ध्यान रखें। और रोशनी जी, हालांकि आपने ये सलाह तो नहीं मांगी है, इसलिए बिना मांगे दे रही हूँ। वो शादी का जो 50 लाख का टारगेट रखा है ना, उसको कम कर दीजिए, उसको तो जीरो ही कर दीजिए। मतलब क्यों उसमें पैसा वेस्ट करना? वो पैसे आप बेटी को एवं दे दीजिएगा ना, उनके नाम की, उनके नाम से जमा कर दीजिए, उनको दे दीजिए, वो अपने फ्यूचर में यूज कर लेंगी। वो दिखाने वखाने में और गिफ्ट विफ्ट देने में 50 लाख रुपए जलाना बहुत ही तकलीफ देता है। सोचिएगा इस बारे में। स्वाति जी, किसी ने अभी शार्क टैंक में दिखा कहा कि हमने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि आप शादी में बिल्कुल खर्च मत कीजिए, हम शादी मंदिर में कर लेंगे, लेकिन जितना पैसा है हमारे बिजनेस में आप लगा दीजिए। तो हाँ। मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है ना, कि बिजनेस बढ़ेगा तो शायद जिंदगी भर का आप पैरों पे खड़े होंगे अपना। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। अगला सवाल रवि तेजा जी का, उम्र 40 साल है, एब्सोल्युटली नो इन्वेस्टमेंट सो फार। 40 लाख इनके पास लमसम है। आई एम विलिंग टू टेक द रिस्क एंड टेक एन अग्रेसिव अप्रोच। अपने आप को ये बोल रहे हैं कि मैं हूं 40 साल का, लेकिन समझता हूं मैं अपने आप को 30 साल का है। कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट गोल नहीं है अदर देन हैविंग हायर ग्रोथ स्लैश रिटर्न्स। 10 से 12 साल का नजरिया है, उसके बाद वो उस जमा राशि में से अपने खर्चे के लिए पैसे निकालने शुरू कर देंगे एसडब्ल्यूपी के जरिए। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये निफ्टी 40 लाख को उन्होंने बांटा है, निफ्टी 50 में ये 25% एलोकेट करेंगे, मिड कैप में 40% और स्मॉल कैप में 35%। वीकली एसआईपी करेंगे ये। और फंड्स के नाम भी उन्होंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं। आईसीआईसीआई अप्रूव निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, क्वांट मिड कैप, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, ईडलवाइज स्मॉल कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। तो इनकी वीकली एसआईपी 76,000 से थोड़ी अधिक की होगी, ऑलमोस्ट 77,000 की। 52 हफ्ते के लिए चलेगा, और उस वक्त तब तक इनका पूरा पैसा एलोकेट हो जाएगा। जानना चाहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी इनकी ठीक है कि नहीं, क्योंकि अपने को 30 का समझते हैं तो रिस्क कह रहे हैं कि ज्यादा ले सकते हैं। स्वाति जी, एक ना मैं एक बात कहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस है कि एज मैटर बहुत ज्यादा नहीं करती है। एज सिर्फ मैटर इसलिए करती है कि आपके पास अर्निंग के लिए टाइम है, वो वाली बात है। बाकी जो हम्म। आपका बिहेवियर है पैसे के प्रति या इक्विटी मार्केट या वॉलेटिलिटी के लिए, ये निर्भर करता है आपकी अपनी सोच पर। तो कई बार ऐसे लोग भी होते हैं 60 ईयर्स के होते हैं, पर उनके घर में सब कुछ सेटल होता है, तो हम रिस्क ले ज्यादा ले दे सकते हैं, कैन कोई गो प्रॉब्लम ऑल नहीं है। इक्विटी, कभी या कभी या कभी 30 ईयर ओल्ड पर्सन जिसकी बहन की शादी नहीं हुई है, घर में अकेला कमाने वाला है, बूढ़ा हम्म। फादर घर में है, तो ऐसा भी होता है और इस ना ले सके, तो ये कई बार बहुत सी बात होती है। और दूसरी बात, कई बार सब कुछ होते हुए भी अपने आपको दिमाग अलाउ नहीं करता है कि बहुत सारी बातें होते हैं, और बिल्कुल आपको घबराहट नहीं होगी। आप मान के चलते हैं कि अगर 40 लाख रुपया आपका 10% करेक्शन हो जाए उसमें से, और 4 लाख रुपए आपके कम भी हो जाए, तो आपको नींद आएगी आराम से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप 52 वीक में पैसे को पूरा इन्वेस्ट करने की बात करें, लेकिन 1 साल में कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें समझ नहीं पाया कि पैसे को कहाँ रखेंगे। पहले लिक्विड फंड में रख के एसटीपी करना चाह रहे हैं या नहीं, बैंक से मुझे एसआईपी लगता करना है चाह कि रहे हैं? एसआईपी अगर करेंगे बैंक से अपने एसआईपी कर रहे हैं, अकाउंट्स, अपने अकाउंट में ही रखेंगे, जहां तक मुझे समझ में आ या रही है तो अपने अकाउंट में रखेंगे, हाँ और एक एसआईपी फिक्स कर हाँ रहे हैं तो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए। हाँ। मैं कहूंगा कि ऐसा ना करें, क्योंकि पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है। जब पैसा आ रहा हो उसमें से करना हो, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप 1 साल की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आप इस पैसे को कम जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर दें। और ऐसे में अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो कैटेगरी है, 1 साल की बात कर रहे हैं, वो सुटेबल हो सकती है, लिक्विड फंड में कर सकते हैं।
तो उसमें आप निवेश करके वहां से एसटीपी के जरिए करें, वो बेहतर होगा। दूसरी बात, तो एसटीपी के जरिए आप निवेश करें, आपको एसआईपी वाला फायदा मिलेगा, लेकिन जो आपका रेसिडुअल अमाउंट है वो भी थोड़ा रिटर्न अर्न करेगा, क्योंकि बैंक में पड़ा रहेगा तो आपको 2.70 या 2.75% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है आजकल। उससे बेहतर होगा कि कम से कम आप 6-7% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकें डेट ओरिएंटेड फंड्स में, और फिर आप वहां से इक्विटी में ट्रांसफर करें। दूसरी बात यह है कि हालांकि आपने कहा है कि आप रिस्क बहुत ले सकते हैं, मैं विश्वास भी कर रहा हूँ कि आप ले लेंगे, लेकिन फिर भी कहूंगा कि तीन तीन स्मॉल कैप फंड आपने चुने हैं, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। आपका एलोकेशन ऐसा हो कि लार्ज कैप में ज्यादा रखिए, थोड़ा मिड कैप में, थोड़ा पोर्शन आप स्मॉल कैप में कर सकते हैं, और या फिर आप मल्टी कैप फंड के जरिए स्मॉल कैप एक्सपोजर ले सकते हैं। साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इन्वेस्टेड रहना लंबे समय तक इजी हो जाता है, क्योंकि आपको एकदम बहुत घबराहट नहीं होती है मार्केट की गिरावट में। तो रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिटर्न जो होते हैं बाय प्रोडक्ट होते हैं, आप ध्यान रखिए इस बात को, कि कहना आसान होता है, बट जब मार्केट में गिरावट आती है तो निवेशक निकल जाते हैं। इसलिए लंबे समय तक निवेशित रहेंगे तो गारंटीड है, तो आप वो स्ट्रेटेजी अपनाइए जहां पर कुछ भी हो जाए आप निवेशित रहें। ऑल राइट, चलिए इसी के साथ यहाँ पे सवाल जवाब का सिलसिला हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच पंकज सर, वक्त निकाल के सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और हम बता दें कि शायद ऑडियो में कहीं कहीं ग्लिचेस आएंगे, तो उसको जरा इग्नोर कीजिएगा, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो आप लेकिन सवाल के जवाब जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि जवाब बहुत ही सॉलिड है। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। जाने के पहले एक बार फिर से रिमाइंडर, बी वेल्दी चैनल और पंकज मटपाल सर का यूट्यूब चैनल, दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।